हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ICH। ये हमारी गाइडलाइन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ये गाइडलाइन है। इससे पहले हम लोगों ने जो है 21 CFR के बारे में पढ़ा। 21 CFR क्या होता है, 21 CFR से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइन थी वो हम लोग पढ़े। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ICH। ये जो हमारा सीरीज है, हम लोग जो गाइडलाइंस के ऊपर पढ़ रहे हैं। पहला जो हमने आपको पढ़ाया था वो CFR था, गाइडलाइन था। CFR में भी 21 CFR हमने आपको बताया था। आज का हमारा जो दूसरा गाइडलाइंस है वो ICH। तो हम लोग समझेंगे पहले ICH होता क्या है। ICH का जो फुल फॉर्म हो वो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। अब हार्मोनाइजेशन क्या करना है? टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल। टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल, ये सब किसके लिए करना? फॉर ह्यूमन यूज, यानी ह्यूमन यूज के लिए जो हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल के लिए, उन सबको इंटरनेशनल काउंसिल द्वारा हार्मोनाइज करना ही ICH कहलाता है। ICH बहुत ही सिंपल है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। अब किसका हार्मोनाइजेशन करेंगे? टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल्स। जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फार्मास्यूटिकल के लिए हैं उसका क्या करेंगे? हार्मोनाइजेशन करेंगे। किसके लिए? फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर फार्मास्यूटिकल का हार्मोनाइजेशन इंटरनेशनल काउंसिल द्वारा जब किया जाता है तो उसको ICH ये गाइडलाइन करता है। अब देखिए ICH का हम लोग मतलब समझेंगे, हार्मोनाइजेशन क्या होता है और ये ICH गाइडलाइंस क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सारे पॉइंट को हिट करती है। और आज के समय में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बर्निंग टॉपिक है। इसको सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पढ़िए, इसके बारे में जानिए कि ये हमारा फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका क्या होता है। और ये क्या है, US FDA के बाद ये सेकंड नंबर पे आता है। जैसे हमने 21 CFR पढ़ा, 21 CFR के बाद इसका इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर पे आता है। माने ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हार्मोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। हार्मोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? हार्मोनाइजेशन का अगर आप हिंदी में देखेंगे तो होता है समानता एक रूपता। क्या? समानता या तो एक रूपता। ये हार्मोनाइजेशन का आपका जो है मीनिंग होता है। और इसका एम क्या है? एम ICH का एम क्या था कि जितनी भी गाइडलाइंस है, हर एक देश की गाइडलाइंस को लेकर के जो भी गाइडलाइंस मैन्युफैक्चरिंग की हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अपना गाइडलाइन हो सबकी एक समान हो। जो उनकी गाइडलाइंस हो वो अपना प्रोडक्ट के जो है क्वालिटी, सेफ्टी और इफ़िशियंसी को लेकर के सबका एक समान रूप से गाइडलाइंस हो। क्योंकि ये क्या है, हमारे ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हर कंट्री में बिकते हैं, हर कंट्री में मार्केटिंग होती है, तो उनको बनाने के लिए जो एक गाइडलाइन हो वो सारे देशों में एक समान हो। क्या हो? एक समान हो। और क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाइफ सेविंग ड्रग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग बनाते हैं। और लाइफ सेविंग ड्रग की जो एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, सेफ्टी है, सबकी हर एक कंट्री में सेम हो। इसके लिए इंटरनेशनल काउंसिल ने मिल करके एक गाइडलाइन बनाने के बारे में सोचा या अपना गाइडलाइन बनाया। उसी गाइडलाइन को बोलते हैं ICH। क्या बोलते हैं? ICH। अब हम लोग ICH का हिस्ट्री देखेंगे कि ICH क्या है। माने ये ICH का अपना मेन उद्देश्य एम था कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस है वो हर एक कंट्री में सेम हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। जो ICH का शुरुआत जो हुआ, स्टार्टिंग हुआ वो यूरोप में हुआ। कहाँ पर हुआ? यूरोप में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1945 के बाद जो है यूरोप में एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ।
एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जो है। और हमारे इंडिया में तो एलोपैथिक का उसमें ज़्यादा यूज नहीं होता था, हम लोग आयुर्वेदा का यूज करते थे। लेकिन यूरोप में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो 1945 के बाद, माने 1950 से 1960 के बीच में एलोपैथी का डेवलपमेंट और एलोपैथिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग और उसका सेलिंग बहुत तेज़ी से हो रहा था। क्या हो रहा था? उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बहुत तेज़ी से हो रहा था यूरोप में जो है, ठीक है। और इंडिया में तो अधिकतर लोग आयुर्वेद से ही काम चला रहे थे, उस समय इंडिया में एलोपैथी का उतना यूज नहीं हो रहा था। 1950 से 1960 तक यूरोप में एलोपैथिक दवाओं का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। माने वहाँ के जितने भी, अब मैं आपको यूरोप बोला हूँ, यूरोप क्या, यूरोप यूनियन है वहाँ पर, इसमें 27 कंट्री आती है। तो वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग बहुत डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, 1950-1960 में जब वहाँ पर एलोपैथिक का मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग हो रहा था, तो इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जो पूरे यूरोप को हिला करके रख दिया। वहाँ यूरोप में एक ऐसी घटना हुई जो कि पूरे यूरोप को हिला करके रख दिया। वो घटना थी थैलिडोमाइड की इम्प्योरिटी। ड्रग में थैलिडोमाइड की इम्प्योरिटी थी, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे लोग जो है मारे गए। इस घटना ने यूरोप के पूरे सारे जितने भी 27 कंट्री थे सबको हिला के रख दिया, वहाँ की गवर्नमेंट को हिला करके रख दिया। वो क्या था? थैलिडोमाइड की इम्प्योरिटी। ड्रग में थैलिडोमाइड की इम्प्योरिटी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मारे गए। तो ये घटना यूरोप में जो है सबको हिला, वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को, जितने सारी कंट्री थी सबको हिला करके ये अपना जो रख दिया। इस घटना के बाद जो है यूरोपियन कंट्री जितने थे उन्होंने सोचा या सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हमारे पास एक ऐसी कॉमन गाइडलाइन हो जो सारी कंट्री में हो, जो ड्रग से रिलेटेड, टेक्निकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, ड्रग डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी उसमें गाइडलाइन हो। इस घटना के बाद जो है यूरोपीय अपना कंट्री, जिसमें जो है 27 अपना कंट्री थे, सब ने मिल करके ये सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसे कॉमन जो है फार्मास्यूटिकल गाइडलाइन बनाए जो सब देशों के लिए समान हो और उसमें ड्रग की सेफ्टी, इफिशियंसी, क्वालिटी और सेफ्टी सेम हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इस घटना के बाद यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश थे वो इस घटना के बाद जो है थोड़ा सा समझे और सब कोई जो 27 उसमें कंट्री थे सब ने मिल करके एक जो है कमेटी बनाई। एक क्या हुआ, एक उन्होंने गाइडलाइन बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि ड्रग क्या है, ड्रग कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ड्रग क्या है, हमारा लाइफ सेविंग जो ड्रग है, जो कि हमारे पेशेंट को इस उम्मीद से खाता है कि वो अच्छा हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट उसका अच्छा हो जाएगा। इसलिए यूरोपियन कंट्री के जितने भी सारे देश थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक ऐसी गाइडलाइन बनाएंगे जो कि हमारे सारे मैन्युफैक्चरर इसको जो है फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे बनाने का उद्देश्य क्या है कि ड्रग की सेफ्टी, क्वालिटी और उसकी इफिशियंसी एक आपका बराबर हो सभी देशों में। अब देखिए, अब उन्होंने एक गाइडलाइन बनाने के बारे में सोचा। अब सोचने के बाद क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कोई आप जो नया करते हैं तो आप सोचते हैं कि आपके पड़ोस के भी लोगों को आप उसमें शामिल करें। माने यूरोप ने जब ये गाइडलाइन बनाने के बारे में सोचा तो वो ये भी सोचा कि हम अपने 5 पड़ोस के जो कंट्री है उनको भी साथ में लेकर के चलें। चाहता तो यूरोप अपने 27 कंट्री थे वो मिल करके अपना एक गाइडलाइन बना लेता, लेकिन यूरोप ने सोचा कि नहीं, हमको अपने आसपास के देशों को भी इसमें साथ लेकर के चलना है। या तो आप जैसे कोई भी काम आप जो करने लगते हैं तो आप सोचते हैं कि एक कोई पावरफुल आदमी हमारे साथ हो जाता है या कोई टेक्निकल आदमी हमारे साथ हो जाता तो हम जो काम करते वो और अच्छा होता है। इसीलिए इसने क्या किया कि इसने अमेरिका को भी साथ में, क्योंकि
अमेरिका और जापान को भी उन्होंने साथ लेने के बारे में सोचा कि हम जो गाइडलाइन बना रहे हैं अगर इसमें अमेरिका आ जाए और जापान आ जाए तो हमारे लिए और अच्छा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका और जापान को भी इस गाइडलाइन बनाने के बारे में उनको भी साथ में लेने का निर्णय किया कि हम भाई अमेरिका को लेंगे, क्योंकि आपका अमेरिका उसमें पावरफुल था और जापान भी टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 था। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने पड़ोस के कंट्री को भी लेंगे। तो उन्होंने अमेरिका और जापान को भी इसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई हम एक गाइडलाइन बना रहे हैं, आप आइए हमारे साथ और हम एक अच्छा सा गाइडलाइन बनाएं, क्योंकि उसमें अमेरिका और जापान में भी ड्रग इम्प्योरिटी से सेम प्रॉब्लम थी जो अपना यूरोप में था जो है। अब तीनों देशों ने मिल करके एक ऐसी गाइडलाइन दी, माने कौन कौन, यूरोप, अमेरिका और जापान, तीनों देशों ने मिल करके उन्होंने इस गाइडलाइन को बनाने के लिए, जब यूरोप ने बोला कि हमको बनाना है तो वो लोग भी इस गाइडलाइन को बनाने के लिए सहमत हुए और साथ में आए और तीनों देशों ने जो मिल करके एक गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन को वो जो है ICH बोलते हैं। और वो गाइडलाइन किसकी थी, ड्रग की सेफ्टी, इफिशियंसी और उसका प्योरिटी के बारे में। ठीक है, क्या क्या था, ड्रग का सेफ्टी थी, उसमें जो है इम्प्योरिटी थी और उसकी एफिशिएंसी के बारे में, जो उसका एक सबको मिला करके एक गाइडलाइन बनाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ICH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ICH। अब क्या था इसमें, अब इसमें ये तो हुआ इसका जो है कि ICH क्या है, ICH इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज, जो तीनों देशों ने मिल करके एक गाइडलाइन बनाई, उसी को ICH बोलते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं, इसका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री तो आपको हम पढ़ा रहे हैं और आगे थोड़ा सा बताते हैं क्या है। 1980 में यूरोपियन यूनियन में ये जो बिल था, इस बिल को जो है माने ICH इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन का जो गाइडलाइन थी, यूरोप ने बना करके जो है यूरोपियन यूनियन कमेटी में इसको पेश किया और पेश करने के बाद इसको पास भी किया 1980 में। जितने भी यूरोपियन कंट्री के सारे देश थे, सब लोगों ने एक कॉमन गाइडलाइन बना करके इसको यूरोपियन यूनियन कमेटी में पेश किया। पेश करने के बाद इसको वहाँ पे पास भी किया। अब इसके 9 साल बाद, इसके 9 साल बाद जो है 1989 में WHO ने भी इस गाइडलाइन को अप्रूवल दे दिया। उसने भी क्या किया कि इस गाइडलाइन को देखा, इस जो गाइडलाइन को समझा और 1989 माने 9 साल बाद जो है 1989 में WHO ने भी ICH गाइडलाइन को, जो यूरोपियन कमेटी में पास हुआ था, उसको भी WHO ने भी अप्रूवल दे दिया। अब देखिए एक साल बाद क्या हुआ, अप्रैल 1990 में ब्रुसेल में एक मीटिंग हुई। कहाँ हुई, ब्रुसेल में एक मीटिंग हुई, जिसको किसने होस्ट किया यूरोपियन फेडरेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, क्या है EFPIA, इसने होस्ट किया। और उसमें कौन कौन थे, अमेरिका, जापान और यूरोप था। अमेरिका, जापान और यूरोप को लेकर के यूरोपियन फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक मीटिंग होस्ट की। वो मीटिंग कहाँ होस्ट की, ब्रुसेल में किया। और उसमें ही जितना भी ICH की गाइडलाइन थी, जितने भी ICH का जो है ऑर्गेनाइजेशन था, इससे जो है आपका रिलेटेड सारी बातें तय हुई और वहीं पे ICH का बर्थ हुआ। आप लोगों का अगर कोई पूछता कि ICH का बर्थ कहाँ हुआ, तो ICH का जो बर्थ हुआ अप्रैल 1990 ब्रुसेल में। वहाँ पर जो है यूरोप ने एक मीटिंग जो कराई थी, किसके, अमेरिका, जापान और यूरोप की। वहीं पे ICH से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस थी, जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे, वहीं पे इसके तय किए गए। और वहीं पे इसके जो ICH कमेटी के मेंबर थे, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन था, स्ट्रक्चर था, वो भी आपको डिसाइड हुआ। और इसका ICH का जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के जनेवा सिटी में है। ठीक है, और वहीं 1990 में ICH से रिलेटेड जितना भी मेंबर थे, सारे सब डिसाइड हुए। तो ये मेरा आप लोगों को जो है फर्स्ट पार्ट था
इसमें ICH का जो है हमने आपको हिस्ट्री बताया। क्या बताया? हिस्ट्री। अभी जो हमारा सेकेंड इसका वीडियो होगा ICH का, वो होगा ICH का ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके आपके गाइडलाइंस। तो ये हमारा जो ICH का रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में इसका हिस्ट्री हमने आपको बताया कि ICH क्या है, ICH का जन्म कहाँ हुआ और ICH क्यों बनी और ICH का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारा वीडियो बनाएंगे उसमें ICH का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर मीन्स उसको कौन कौन उसे कमेटी होंगे, कौन कौन सा मेंबर होंगे उसके बारे में, और उसकी क्या क्या गाइडलाइन है। तो सेकेंड वीडियो में हम आपको इसका गाइडलाइन बनाएं। तो आप लोगों ने समझा ICH क्या है, हार्मोनाइजेशन है, जितने भी हैं ये यानी कि अब किसका जो जन्म हुआ वो अपना यूरोप में ही हुआ, इसीलिए कुछ लोग इसको यूरोपियन गाइडलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है ICH, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। अब हार्मोनाइजेशन किसका करना भैया? टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल। हमारे फार्मास्यूटिकल के लिए जो भी टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उनका हमको क्या करना है? हार्मोनाइजेशन करना है। किसके लिए करना भैया? फॉर ह्यूमन यूज। हम ह्यूमन यूज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस होगी उसको हम एक साथ हार्मोनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।